नमस्कार साथियों, मैं एआईसीसी कम्युनिकेशन टीम के साथ आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज लॉकडाउन फेज 2 का तीसरा दिन है। हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से अपनी बात आप तक कहते रहे हैं, आपके समक्ष लेके आते रहे हैं और जो हमारी बातें हैं वो नकारात्मक निंदा नहीं है बल्कि सकारात्मक सुझाव है। प्रयास मात्र एक कि सरकार और व्यवस्था जो है उसका ध्यान आकृष्ट हो समस्याओं की तरफ और व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो, जिससे लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो दिक्कत में हैं, उन्हें सुविधा हो, उनकी परेशानियां कम हो। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय माकन जी। वो कांग्रेस के इस मंच से आपको बताएंगे कि कैसे इस लड़ाई को और कारगर तरीके से लड़ा जा सकता है। साथ ही वो आपके समक्ष कुछ मांगे भी रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी ही नहीं, एक मेगा सिटी है और दिल्ली के अंदर जब हम लोग किसी बात की मांग करते हैं तो साथ साथ दिल्ली ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे देश के अंदर इस प्रकार की मेगा सिटीज हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर माइग्रेंट लेबर रहती है, जहाँ पे अर्बन पुअर रहते हैं, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, जहाँ का शहरी गरीब बहुत बड़ी तादाद के अंदर पीड़ित हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर सड़क के ऊपर उतर करके अपने अपने गांव में वापस जाने के लिए उतरा और उसके संबंध में कुछ बातें हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और दिल्ली स्पेसिफिक आज मैं कहूंगा, लेकिन दिल्ली के साथ साथ में मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे देश के अंदर और जो बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं उनके भी साथ में हम लोग उनकी बात को भी इसी प्रकार से उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कल तक के 1640 टोटल पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, जो कि हमारे देश में दूसरे नंबर पर। इसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज कल पहली बार देखने को मिली कि 135 आज तक के सबसे बड़ी तादाद में अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रहा है। ये परसों तक के 81 था और 81 से जंप करके सीधे 135 हो गया है, जो कि आज तक के पूरे इस 2 महीने के पीरियड में हाईएस्ट एवर है। और अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर जो भी केसेस ट्रेस नहीं हो पाते हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं। और अंडर इन्वेस्टिगेशन 135 में दिल्ली के अंदर आना खास तौर के ऊपर इस वजह से ज्यादा ज्यादा बड़ा इशू है क्योंकि बाकी केसेस के अंदर हमें मालूम है कि कहां से आ रहे हैं और ये लगभग 9-10% जो है अभी तक ये पता ही नहीं है कि ये कैसे ये केसेस आए हैं, कैसे ये पॉजिटिव हुए हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ हम लोगों का दिल्ली के अंदर हम जो स्टेज 3 जो हम कहते हैं, क्या हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम सबसे पहले यह दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 135 इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो क्या हम लोग धीरे से दिल्ली के अंदर स्टेज 3 के अंदर हम पहुंच रहे हैं? इस चीज की जरूर हम चिंता भी जाहिर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है और साथ साथ के अंदर हम इनसे जानकारी भी चाहेंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से। ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, कहीं पर भी 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं कहीं पर भी इन्फेक्ट हुए हैं। कल एक नेशनल डेली के अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी इस पे करी हुई है और उन्होंने बताया है, पिक्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के पास में पीपीई की कमी होने की वजह से कई जगह के ऊपर एक्सरेज की जो ब्लैंक एक्सरेज है उसको आंख के ऊपर रख करके उसको एज अ शील्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि कहीं वो लोग इन्फेक्ट ना हो जाएं। ऐसी स्थिति और ऐसे पिक्चर्स कल हमारे को दिल्ली के अंदर देखने को मिले, जो बड़े शर्म की बात है। और दुख की बात यह है कि पहली बार ये हम लोग आप सब लोगों को उसके मिनट्स भी मीटिंग के देंगे। 4 अप्रैल की मीटिंग, इसी महीने 4 अप्रैल की मीटिंग के अंदर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल्स के realistic estimates for requirement of consumables like N95 mask, surgical mask, PPE kits, etc. in all public scenarios
को लिया जाना चाहिए, को हॉस्पिटल से मंगाया जाना चाहिए। 4 अप्रैल को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जागते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि कितनी ज़रूरत हमें है। तो आप सोच लीजिए कि जब तक 4 अप्रैल तक की जानकारी ही नहीं इकट्ठी करी गई थी, तो सरकार के लाज़मी था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग जो है क्रिटिसिज्म में और आगे नहीं जाना चाहते, सिर्फ 10 सुझाव के तौर के ऊपर हम लोग जो हैं 10 सुझाव केजरीवाल सरकार के सामने और साथ में दिल्ली के साथ-साथ और जैसे मैंने कहा दूसरे और मेगा सिटीज़ के लिए भी कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वो पॉजिटिव निकला है। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय और डिलीवरी बॉयज़ जो हैं दिल्ली के अंदर स्विगी, ज़ोमैटो और दूसरे सब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली में इनका काम होता है और जो भी डिलीवरीज़ के प्रोवाइड करते हैं उनका काम होता है। तो हम लोग सबसे पहले सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि जितने भी लोग इंक्लूडिंग चाहे आप लोग जो हमारे प्रेस रिपोर्टर्स भी एग्जेम्प्टेड हैं हमारे लॉकडाउन पीरियड के अंदर, डिलीवरी बॉयज जो हमारे एग्जेम्प्टेड हैं, इवन सफाई कर्मचारी जो एग्जेम्प्टेड हैं, इन सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए और उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए एज रेगुलेशंस ताकि वो बाइंडिंग हो। जब तक कि वो नोटिफाई नहीं किए जाएंगे एसओपीज, वो बाइंडिंग नहीं होंगे उनके एम्प्लॉयज के ऊपर और वो लोग जो है कोई भी उसको फ्लाउट कर सकेगा और पनिशेबल नहीं होंगे। तो इसलिए एसओपीज को रेगुलेशंस की तरह नोटिफाई किए जाने चाहिए और वो बाइंडिंग होने चाहिए और वो एसओपीज से ये बताया जाना चाहिए कि क्या प्रोटेक्शन गियर्स उनके एम्प्लॉयज उनको दें, क्या जिसमें सैनिटाइजर्स होने चाहिए, जिसमें मास्क होने चाहिए, जिसमें हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ये एसओपी का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरा एसओपी का हिस्सा हिस्सा ये भी होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी को नजर आता है, जैसे ये पिज्जा डिलीवरी बॉय जब सिम्टोमेटिक हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल्स ने इसका टेस्ट करने से मना कर दिया, कहा कि आपका कोई फॉरेन विजिट नहीं है, कोई फॉरेन विजिटर का कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। तो एसओपीज के अंदर इनको टेस्ट करना भी इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए और एकदम से टेस्ट होना चाहिए जैसे ये सिम्टोमेटिक होते हैं, तो इनका इंतजार नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा साथ साथ में इसमें एक और चीज हम कहना चाहेंगे, 89 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जिनसे संपर्क में आया। अब ये कहा जा रहा है कि जब वो 89 लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टोमेटिक होता है, जब उसका टेस्ट किया जाएगा, तो ये इंतजार क्यों किया जाए 89 लोगों का जिनको क्वारंटीन किया गया है, जिनका इस पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ संपर्क हुआ, कि वो सिम्टम्स आएंगे तो उनका चेक होगा। तो अगर मान लीजिए इस बीच में सिम्टम्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले में और लोगों के साथ में अगर उन्होंने संपर्क किया होगा तो उन लोगों का क्या होगा। तो इसलिए जो है हमारे टेस्ट जो स्लो हो रहा है, इन सब चीजों के अंदर हमारे को और उदारता दिखानी चाहिए और 89 जो क्वारंटीन किए गए लोग हैं उनको एकदम से उनका टेस्ट होना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है और ये पिज्जा डिलीवरी बॉय एक आई ओपनर होना चाहिए। जो भी क्वारंटीन के एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्प्टेड लोग हैं, उन सब लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रेगुलेशंस नोटिफाई एकदम से केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को करना चाहिए ताकि उन सब लोगों के लिए जो एग्जेम्प्टेड लोग हैं वो लोग आगे से इससे बच सकें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज माइग्रेंट पॉपुलेशन की है और ये सिर्फ लेबर या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं है। हम लोग जब सोचते हैं कि माइग्रेंट पॉपुलेशन, तो माइग्रेंट पॉपुलेशन में हम लोग सिर्फ डेली वेजेस के ऊपर हम लोगों का दिमाग में जाता है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनमें से बहुत बड़ी तादाद, ज्यादातर बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं। तो ये सभी के सभी लोग सबसे ज्यादा पीड़ित। और हमारी ये सजेशन है, मांग है कि ये सब लोगों को शहरों के अंदर रोका जाना चाहिए। इनको शहरों के अंदर, क्योंकि ये शहर को लाइफलाइन प्रोवाइड करते हैं, शहर को जीवन देते हैं, शहर को बनाते हैं। ये माइग्रेंट पॉपुलेशंस के बगैर शहर थम जाएगा, शहर एकदम खत्म हो जाएगा और एक बार वापस सब चले गए तो गांव चले गए तो वापस ये सब के सब लोग आना संभव इनका नहीं होगा। तो रोकना, कोई जबरदस्ती रोकना नहीं होगा। इन सब लोगों को हमको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये सब के सब लोग शहर के अंदर ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर अपने आप को समझ सके। इसलिए हमारा ये सुझाव है, हमारी ये मांग है कि 7,500 रुपया हर एक इस वल्नरेबल सेक्शन को, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और माइग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम पूछें कि आप कहाँ से आए हैं। हमारे पास में स्ट्रीट वेंडर्स की लिस्ट है और वो लिस्ट हमारे जो तय बाजारी की जो
पर्चियां कटती हैं, जो तय बाजारी के जो चालान कटते हैं कॉर्पोरेशन सबके पास में, उसके बेसिस पे हो सकता है। रिक्शा पुलर्स, रिक्शास का हमारे लाइसेंस है, रैक पिकर्स, इन सब लोगों के जो है ज्यादातर ये सब के सब लोग जो है लिस्टेड है, और जो नहीं भी है वो कोई भी प्रूफ अगर दें तो उसको उसके बेसिस के ऊपर हमारे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हमारे, तो ये सारे के सारे लोगों को सीधे के सीधे हमारे शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके 7,500 रुपया एकदम से इनको देना शुरू कर देना चाहिए। हर महीने इनको देना चाहिए जब तक कि हम लोग लॉकडाउन पीरियड के अंदर, और ये जब तक के आपदा हमारी चली नहीं जाती। ये हमारा सुझाव और मांग हमारी। तीसरा हमारा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद हमारे छोटे दुकानदारों और छोटे इंडस्ट्रीज की है। हमारे यहाँ पर, हमारे पूरे देश के अंदर जो बिजली का फिक्स चार्ज है वो हाईएस्ट है पूरे देश में। कहीं पर भी फिक्स चार्जेस हमारे दिल्ली जितने नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, इतने फिक्स चार्जेस हमारे नॉन डोमेस्टिक मीटर्स के ऊपर है। अब जब ये सारे के सारे दुकानें छोटी बंद है, अब जब ये सारी इंडस्ट्री छोटी बंद है, तो फिर ये फिक्स चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर क्यों ये लोग दें? आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे राजस्थान और पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स चार्जेस जो इंडस्ट्रियल और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है उसको ऑलरेडी डिफर कर दिया है। तो मैं केजरीवाल साहब से ये हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो एकदम से सबसे पहले जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, वो सब लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी जब फैक्ट्रीज नहीं छोटी चल रही, उनके जो घर के जो डोमेस्टिक उन्होंने हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लगाई हुई है वो नहीं चल रही, छोटे दुकान नहीं चल रहे, तो उन लोगों को बिजली का बिल उनका जब आएगा तो वो कहां से देंगे? और उसके अंदर बिजली के बिल के अंदर जो नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बिजली के बिल हैं उसके अंदर फिक्स चार्जेस बहुत एनॉर्मसली हाई रेट है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इसको एकदम से इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। और मैं साथ में इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा, ये भी बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इससे पहले पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, हमारी हर एक गवर्नमेंट दिल्ली से 3-3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है, किसानों को देती है, दूसरे और सेगमेंट को देती है। तो ये दिल्ली को ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही सब्सिडी पहले देता था, दिल्ली से 3 गुना ज्यादा दूसरी और स्टेट देती है। लेकिन आज के समय में जरूरत उन लोगों को मदद करने की है जो छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जो नॉन डोमेस्टिक, अब जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज सारे खाली हो गए, तो वो सब लोगों को क्यों बिजली का बिल उनका आए, और बिजली जब इस्तेमाल नहीं हो रही तो सिर्फ फिक्स चार्जेस के बेसिस पे क्यों हो। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सुझाव है इन्हीं माइग्रेंट्स और गरीब लेबर के लिए और गरीब वर्कर्स के लिए, जो कि हमारे दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में, स्लम्स में, अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं। तो इन सब जगहों के ऊपर चाहे इनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, इनको 2 महीने का राशन, जिसमें 70 किलो राइस, 2 किलो चीनी और 3 किलो दाल, इनको उनके घर के ऊपर पहुंचाया जाना चाहिए। और जितनी EFGH कैटेगरी एरियाज दिल्ली में है, ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे, और ये दिल्ली का 60% दिल्ली के हाउस होल्ड कवर करेंगे। और जो ये हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकार ने 86% हाउस होल्ड को 70 केजी राइस और 2 किलो शुगर और 3 किलो दाल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है उनको दे रहे हैं। 2 महीने का राशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक ही बार में 86% हाउस होल्ड को दे दिया है। तो हम 86% की मांग नहीं करते, दिल्ली के अंदर लोग सक्षम भी हैं। हम सिर्फ 60% हाउस होल्ड जो कवर होंगे, जो हमारे दिल्ली में EFGH कैटेगरी जो हमारे हाउस टैक्स की कैटेगरीज बनाई गई है, उसके अंदर जो हमारे, और साथ में स्लम्स है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज है, ये 60% दिल्ली के हाउस होल्ड कवर करती हैं। इन सब लोगों को जो है 2 महीने का, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकार ने किया है, वो होना चाहिए। पांचवा, हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो एक बहुत बड़ी चिंता हमारे पेरेंट्स को है कि स्कूल की फीस बच्चों की कैसे दें। दिल्ली के अंदर सिर्फ 34% बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं, और देश के अंदर 65% पूरे देश के अंदर है, और दिल्ली में सिर्फ 34% बच्चे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं। तो बाकी चाहे ये हमारे एडेड स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये फीस बच्चों से लेते हैं, और पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि उनके काम नहीं चल रहे, नौकरियों के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे इन सब लोगों को फीस कैसे दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है दिल्ली सरकार से दो चीजों की मांग करते हैं कि एक तो दिल्ली सरकार ये सीधे के सीधे आदेश दे कि बच्चों से फीस नहीं ली जानी चाहिए, और साथ साथ में
जो जितने भी ये स्कूल हैं इसके अंदर 75% सैलरी जो है इनके टीचर्स की सैलरीज इनकी दी जानी चाहिए। तो 75% सैलरी जो है, जो टीचर्स की स्कूल के अंदर सरकार अपनी तरफ से दे, और साथ-साथ में हमारे जो बच्चे हैं उनसे फीस नहीं ली जानी चाहिए। तो टीचर्स की जब सैलरीज जब ये सरकार देगी, 75% देगी, तो स्कूल्स के ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाएगा। और वो जब हमने बिजली का भी जैसे कहा, जब बिजली उनसे चार्ज नहीं होगी तो स्कूल को मात्र 25% सैलरी देना पड़ेगा, जो कि दे सकते हैं। टीचर्स को भी सैलरीज मिलेगी और हमारे बच्चों के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। ये हमारा दिल्ली सरकार को निवेदन है। हमारे दिल्ली के अंदर एमएसएमईज की बहुत बड़ी तादाद है। हमने पीछे केंद्र सरकार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये मांग करी थी कि 75% सैलरीज एमएसएमईज के दिए जाने चाहिए। हम लोग ये कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि अगर केंद्र सरकार देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दे दीजिए। आप सरप्लस बजट वाली सरकार है, और सरप्लस बजट वाली सरकार कांग्रेस के समय से ही चलती आ रही है, लेकिन आप सरप्लस बजट वाले अब भी हैं। तो 75% हमारी एम्प्लॉइज की सैलरीज, जो एमएसएमईज के एम्प्लॉइज की सैलरीज 3 महीने की देनी चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे एक तरीके से योद्धा हैं आगे इस लड़ाई के अंदर, उनको भी 7,500 पर मंथ रिस्क अलाउंस उनको देना चाहिए। और साथ में सफाई कर्मचारी और जितने भी हमारा नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको 7,500 रुपया हर महीने रिस्क अलाउंस 3 महीने के लिए दिया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। राजस्थान गवर्नमेंट ने, नवा पॉइंट हमारा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने पीने के पानी का बिल भी डेफर कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया। दिल्ली की सरकार ने अभी तक पीने के पानी के बिल को और सीवेज की बिल को अभी तक डेफर नहीं किया है। बिल भी डेफर करें, लेकिन हमारी मांग, बड़ी मांग ये है कि दिल्ली की सरकार ये इंश्योर करे कि दिल्ली के अंदर मई और जून में जो पानी की किल्लत इनके समय में पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है, वो इस बार ना हो। क्योंकि टैंकर डिपेंडेंट एरियाज के अंदर जब दिल्ली के अंदर टैंकर आता है तो वहां पर लोग लाइन लगा करके एक दूसरे से झगड़ झगड़ करके पानी के लिए लाइन में लगते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ये मई आने वाला है, और मुश्किल से और 2 हफ्ते की बात है, तो इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि ये तैयारी अभी कहीं पे भी, जो हमारे अपने सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जल बोर्ड की अभी तक की कोई तैयारी नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो टैंकर डिपेंडेंट एरियाज हैं वहां पर कैसे पानी पहुंचाएंगे, और बगैर टैंकर के पहुंचाएंगे और लोगों के घरों में पानी आए। क्योंकि लोगों के पास में ये ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि या तो पानी ना होने से मरे या कोरोना वायरस से। ये ऑप्शन से लोगों को कम से कम दूर रखें, ये हम अभी से आगाह कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर गर्मियों के अंदर पीने के पानी की दिक्कत पिछले 2 सालों से बहुत तेजी से बढ़ी है। और केजरीवाल साहब, आपको पीने के पानी को प्रोवाइड टैंकर से नहीं बल्कि लोगों के घरों में पहुंचाना चाहिए। नहीं तो अगर टैंकर वहां पे पहुंचा, पानी लोगों के नहीं होगा, लोगों के अंदर आपस में झगड़े भी होंगे, और फिर उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप चाहे जो मर्जी कर लें, ये हमारा कहना है। हमारी पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने जो है एडवांस में 2 महीने की पेंशन सीनियर सिटीजन्स, विडोज और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए दिया है। हम दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट ने एडवांस में 2 महीने का पेंशन सीनियर सिटीजन्स, विडोज और फिजिकली चैलेंज लोगों को दिया है, आप भी अभी से दे दीजिए। वो अभी से अगर देंगे तो कम से कम उनको एक तसल्ली होगी। इसके अंदर बहुत सारे लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो जब उनको एक तसल्ली होगी कि सरकार उनका ध्यान रख रही है, तो कम से कम अपने घर जाने की जल्दी नहीं करेंगे, और बेचैनी उनमें जो बढ़ रही है उनकी बेचैनी भी नहीं होगी। दिल्ली के अंदर आखिरी हमारा हमारा पॉइंट है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ की है। तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या जो आगे 30 अप्रैल तक रजिस्टर होगा, उसको भी एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5,000 रुपए का मिलना चाहिए, ताकि एक उसको भी एक सहारा हो, और युवाओं को भी लगे कि भी हमारा सरकार हम लोगों का ध्यान रख रही है। तो ये 10 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों का केजरीवाल सरकार से है। और साथ साथ में हम लोग जितने भी हमारे ये मेगा सिटीज हैं, क्योंकि ये बड़े शहरों की मांग है, और इसके अंदर आपने देखा होगा हमने ज्यादातर चीजें वो मांग करी हैं जो कि हमारी अपनी सरकारें भी हमारे राज्यों के अंदर दे रही हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि केजरीवाल साहब इसको करें। और साथ साथ में जो
एसओपी रेगुलेशंस का रेगुलेशंस जो है नोटिफाई करने की बात है, ये बहुत जरूरी है। कल पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जिस तरीके से उसको दिक्कत में हुई है और उसने कॉन्टैक्ट करा है वायरस, तो आगे इस तरीके से ना हो, और जितने भी लोग लॉकडाउन के अंदर एग्जेम्प्टेड हैं, बाहर जा रहे हैं, उन सब लोगों को बचाव करने के लिए ये एसओपी को नोटिफाई करना एज रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ये हमारी मांग है। और अंत में फिर से केजरीवाल साहब से कहना चाहूंगा कि दिल्ली क्या स्टेज 3 पे तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि 135 अंडर इन्वेस्टिगेशन टोटल अभी हैं, जो कि हाईएस्ट है और बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं इसका भी मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली सरकार आज हमें जवाब दे। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। नमस्कार। धन्यवाद सर। मैं बारी बारी से आऊंगा। संजीव चोपड़ा जी पीटीआई से हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। संजीव, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योर माइक। हाँ, थैंक यू प्रणव जी। नमस्कार माकन साहब। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था, कल गवर्नमेंट ने द कांग्रेस हैज बीन सेइंग दैट द टेस्टिंग शुड बी रैम्प्ड अप एंड देयर इज वेरी लो टेस्टिंग, बट द गवर्नमेंट हैज यस्टरडे क्लेम्ड that there is enough testing and 24 people are being tested for each positive case against 6.7 in the United States and other developed countries also. So do you still feel that more testing is required and everyone should be tested? Absolutely. It is the other way around. The total numbers are less because the numbers of tests are less. It is not that it is not the other way around what the government is saying. The total numbers are down because the total the numbers of people who are tested are much low. In this case, when this pizza delivery boy has been contracted with virus, this issue which I have raised, 89 people have been quarantined. Why have they not been tested as yet? Shouldn't they have been tested? This pizza delivery boy had a contact with these. He delivered to these 89 people, and they all have been quarantined. This pizza delivery boy was not tested earlier. This pizza delivery boy went to Delhi government hospital, went to the central government hospital. He asked for a test to be conducted on himself, and he was declined to be tested, saying that since he had no foreign contact, no history of foreign visit, so there is no need for a test. So such regulations, such norms should be relaxed, so that more and more people should be tested. And as Rahulji yesterday said, we should not be chasing the virus. At the moment it seems as if we are chasing the virus. We should be ahead of the curve, and we should be doing random checking. This random sampling, random checking is not taking place. Leave aside checking people who have come in contact with this pizza delivery boy. Even the random checking is not going on. So any limit you want to set? Any limit, just a corona? Well, such any things limit, how much percentage of the population should be tested? Well, India is the lowest in the world. It has to be based on population size. It can't be on any other basis. It has to be based on population size. India needs to equal the best in the world. India shouldn't be the lowest in the rung. We call ourselves as world's emerging power, and we are lowest amongst the countries in terms of population per million people. So India should be at the top, it shouldn't be at the bottom. And that is why India is not in one of the safest places, as the Forbes have conducted their survey. In the top 40 countries, India doesn't come even in the top 40 countries which are doing good, which are doing something to challenge this virus. So India doesn't figure even in first 40 countries. So imagine what we are doing. अगला सवाल सैयद इमाम साहब का है। सैयद इमाम साहब के बाद प्रीति आपसे उसके बाद पूछूंगा। इमाम साहब सवाल पूछें। हेलो माकन जी, मेरा सवाल था, अभी आपने कहा कि टीचर्स की सैलरी जो प्राइवेट स्कूल में है वो उनको गवर्नमेंट को देना चाहिए। आज ही दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना गवर्नमेंट के परमिशन के 1 महीने से ज्यादा की फीस नहीं ले सकता है। यानी उन्होंने गो अहेड दे दिया है कि फीस लिया जा सकता है, जबकि दिल्ली में आपको पता है कि क्वार्टरली फीस लेने का चलन है और ट्रांसपोर्टेशन फीस भी उसके साथ जाती है। कैसे पेरेंट्स मैनेज करेंगे, किस तरह से, आप बताएं कि क्या रास्ता दिल्ली सरकार को निकालना चाहिए? देखिए, इसका वही रास्ता है जो मैंने कहा कि स्कूल जो है
उसको अपने टीचर्स को भी पैसे देने होते हैं। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि स्कूल के टीचर्स के पैसे ना दिए जाएं। इसका एक ही तरीका है कि स्कूल्स को, जैसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर टीचर्स के तनख्वाह के पैसे देती है, वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट 75% सैलरी प्राइवेट स्कूल्स को दे, और साथ में ये आदेश दे कि कोई भी फीस, ट्यूशन फीस नहीं ली जानी चाहिए। यह सरकार का जो आदेश है कि 1 महीने की ट्यूशन फीस ली जाए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। ये सरकार को इसके विपरीत ऑर्डर दे देने चाहिए। अब जब छोटे दुकानदार हैं या जो डेली वेजर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो लोग जो हैं जिनकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई है, वो लोग कैसे बच्चों की फीस देंगे? और फिर जब बच्चों के सामने फीस मांगी जाएगी, फीस वो लोग नहीं दे पाएंगे, तो किस तरीके का माहौल घरों में होगा, ये चीज जो है इनको कल्पना करनी चाहिए इस बात की। और इसलिए हमारी मांग है 2 चीजों की। एक तो सरकार सीधे स्कूल्स को ये कहे कि कोई फीस नहीं ले सकते, और दूसरा सरकार जो है वो इंतजाम करे कि 75% टीचर्स के पैसे दिए जाए। साथ ही तीसरी मैंने बात बताई कि जब नॉन डोमेस्टिक बिजली के लिए फिक्स चार्जेस नहीं लिए जाएंगे तो स्कूल के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। अभी स्कूल्स के ऊपर बर्डन ये है कि वो स्कूल चले या ना चले, तो फिक्स चार्ज उनको बिजली का है वो देना ही पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और फिर ऊपर से जो है टीचर्स की सैलरीज भी उनको देनी है, तो फिर वो प्रेशर डालेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये सब चीजें रोकने के लिए ये जरूरी है कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, फिक्स चार्जेस बिजली के ना ले, टीचर्स की सैलरी 75% दे, और साथ साथ में बच्चों की फीस ना ले, ताकि सभी के सभी लोगों को इसका ध्यान रखा जा सके। और ये सरकार का काम है मुश्किल के टाइम पे लोगों के सामने आकर लोगों को मदद करना। धन्यवाद सर। अगला सवाल प्रीति है सहारा से। प्रीति पूछें। सर नमस्कार। आपने अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेकर के एक फैक्ट दिया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो संक्रमित हुए हैं कोरोना की बीमारी से। यहाँ पर दिल्ली सरकार के एक डॉक्टर जो तमाम पीपीईज हैं और इस तरह की चीजों की क्राइसिस है, इसको उजागर करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। देखिए प्रीति जी, बड़े दुख की बात है, इसीलिए मैंने इसमें 2 चीजें कही हैं कि दिल्ली के अंदर 55 लोग, पूरे देश में कहीं पर भी 55 लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें संक्रमित नहीं हुए हैं जितने दिल्ली में हुए। और दूसरा साथ साथ में हमने इसलिए कहा है कि इसके लिए तैयारी के लिए भी 4 अप्रैल को, आप देखिए कि मात्र 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, 4 अप्रैल को केजरीवाल जी की नींद खुलती है और वो कहते हैं इसका हिसाब लगाया जाए कि कितने पीपीई की जरूरत है दिल्ली में। तो पीपीईज को प्रोवाइड करना भी जो है, पीपीईज जो है वो कई लोग एक्सरे की फिल्म्स अपने मुंह पे लगाते हैं, लगाने की जरूरत पड़े। तो बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्र की राजधानी के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। पीपीईज को एकदम से प्रोवाइड करना चाहिए। और दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल संक्रमित हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्र की राजधानी एक पुअर एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए, जो कि सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगला सवाल सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ एएनआई से पूछे। सिद्धार्थ। नमस्कार सर, मेरा आपसे सवाल ये है, जो आप माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई कंक्रीट आंकड़ा नहीं है कि कितने माइग्रेंट लेबर है दिल्ली के अंदर, और ये भी अभी पब्लिक डोमेन में ज्यादा नहीं समझ में आ पा रहा कितने सुधार गृह जो ये शेल्टर होम हैं, क्योंकि शेल्टर होम्स की हालत ऐसी है कि अभी परसों की ही बात है जहां कुदेसिया घाट पे जो है सैकड़ों जो वहां रहने वाले लोग थे, कई लोग शेल्टर्स के बाहर रह रहे थे क्योंकि शेल्टर्स के अंदर इंतजाम नहीं था, उनको शिफ्ट करना पड़ा। इस बिंदु पे आप सरकार की तैयारियों को कैसे देखते हैं? और हेल्थ केयर वर्कर्स की बात जो है, जो अस्पताल एमसीडी का था, नॉर्थ एमसीडी का, भी हमसे पहले जो सवाल पूछा गया, वो अस्पताल एमसीडी का है, नॉर्थ एमसीडी का बड़ा हिंदूराव के अंदर हिंदूराव अस्पताल है। वहां डॉक्टर पीयूष हैं, उन्होंने पीपीई किट्स एक एनजीओ की मदद से वहां पर प्रोक्योर करवाई और अब उनको डिसमिस कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई कि उन्होंने संस्थान के रूल्स को, प्रोटोकॉल को तोड़ा, जिसमें कि कई महीनों से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि पीपीई किट नहीं है, जब से ये लॉकडाउन की बात आई है उससे पहले से। देखिए, आपने 2-3 चीजें पूछी हैं। एक तो माइग्रेंट लेबर के बारे में पूछा है कि उनको आइडेंटिफिकेशन का, माइग्रेंट लेबर की आइडेंटिफिकेशन जो है बाय ऑक्यूपेशन करी जानी चाहिए। अब जो है दिल्ली में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम ये मानते हैं कि उनमें से 90%
जो है वो 90% के करीब माइग्रेंट्स हैं। और दिल्ली के अंदर लगभग 3 लाख के करीब रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, दिल्ली के अंदर जो साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग, दिल्ली के अंदर जो हमारे मेड डोमेस्टिक मेड्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, दिल्ली के अंदर हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये सबके सभी तो माइग्रेंट्स हैं। तो कम से कम हम सबके सब लोग जो हैं, इन सब लोगों को चिन्हित करने का ख्याल छोड़ दें। हमारे पास में ये तो पता है कि हमारे पास में कितने रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन सब लोगों की जिनकी चालान कटी है उसके बेसिस के ऊपर उनको जो है क्यों नहीं हम उनको मदद कर सकते हैं। राशन पहुंचाने की बात है, उसमें मैंने कहा है कि हम लोग इस बेसिस के ऊपर कि जो भी झुग्गियों में रहता है, जो भी रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहता है, जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी और अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी में रहता है, जाहिर बात है कि वो एक रेखा से नीचे के लेवल के रहने वाले लोग हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, सबसे ज्यादा वो वल्नरेबल है। तो उनको आंख बंद करके बगैर राशन कार्ड के मांग के उनको राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? जब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, हमारी सरकार 86% लोगों को राशन दे सकती है, तो क्यों नहीं दिया जा सकता? शेल्टर होम की बात एक आपने कही है, ये जो दिल्ली सरकार ने जो नॉर्मल शेल्टर होम चलते हैं उसके अलावा और शेल्टर होम्स बनाए, जिसमें सिर्फ 7%, 7 से 10% की ऑक्यूपेंसी है, लोग उसके अंदर आ ही नहीं रहे। और जो उनके अभी जो शेल्टर होम चल रहे हैं, मेरे सामने ये रिकॉर्ड है, कल का टोटल 18,478 की कैपेसिटी है, जो एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स है, उसके अंदर मात्र 7,112 लोग उसके अंदर आए, यानी मुश्किल से 32-33% लोग जो है उन शेल्टर होम्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पुराने चलते आ रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि ये शेल्टर होम। तो इसका मतलब दिक्कत शेल्टर होम की नहीं है, दिक्कत कहीं और है। दिक्कत ये है कि इन सब लोगों के पास में राशन नहीं है, दिक्कत ये है कि इन सब लोगों के पास में जेब में पैसा नहीं है कि किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सके। इसीलिए ये सब के सब लोग आपको यमुना के पुश्ते पे आपको नजर आ जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और ये साथ साथ में आपके शेल्टर होम्स की खराब हालत को भी बताता है कि किस तरीके के शेल्टर होम्स की खराब व्यवस्था है, जिसकी वजह से ये सबके सब लोगों में से कोई जबरदस्ती भी शेल्टर होम के अंदर नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए सरकार को ध्यान शेल्टर होम के साथ साथ में उनको किस तरीके से राशन पहुंचाया जा सके, किस तरीके से उनकी जेब में पैसे डाले जा सके, इसलिए हमने 3-4 चीजें हमने इसमें सुझाई है कि कैसे इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, जो वो काम करते हैं, और सबके और इस तरीके से सरकार के पास सबकी लिस्ट है, सरकार के पास में, तो उस बेसिस के ऊपर इन सब लोगों को पहुंचाया जा सकता है। फाइनेंशियल हेल्प भी और राशन भी, दोनों चीजें पहुंचाई जा सकती है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इस बात। धन्यवाद सिद्धार्थ। अगला सवाल मुमताज आलम रिजवी है इनकलाब से। मुमताज भाई, सवाल पूछे अपना। माकन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शहरों का ये हाल है टेस्ट के मामले में, तो गांव का क्या हाल होगा? जहां शहरों से लाखों लोग गए हैं, क्या उनकी जांच हो रही है? क्या कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट है? और क्या कांग्रेस की नजर गांव की सतह पर है, यानी आपके लोग जो हैं वहां इसको चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इसी से है कि गांव के लोगों को 3 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए देने के लिए, खासतौर से जो मजदूर तबका है, तो इतनी महंगाई में 1,000 रुपए में सर क्या होगा? और फिर वो बैंक में डाला जाएगा, और बैंक वहां पे बैंक खुले नहीं उस तरीके से जैसे रोज खुलते हैं, और जाने में भी परेशानी है। तो सर ये कैसे ये मसला हल होगा? देखिए, ये आपने दो बहुत बड़ी बातें आपने और बहुत महत्वपूर्ण और सही बात आपने रखी है कि एक तो शहर में तो हम सब लोग हैं, मीडिया भी है, और सब जानकारी सबको मिल जाती है। गांव के अंदर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अस्पताल दूर दूर है, मीडिया का उतना प्रेजेंस सब जगह पे नहीं है, तो वहां पर तो निश्चित तौर के ऊपर हालत और खराब हो। तो लेकिन शहर के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ ज्यादा होती है, वहां पे बाहर से लोग भी ज्यादा जहाँ पे आए हुए हैं, वहां संक्रमण भी ज्यादा है। अब जब दिल्ली से या दूसरे और बड़े शहरों से लोग छोड़ करके गांव में वापस गए हैं, तो वहां पर भी संक्रमण का डर और पैदा साथ साथ, जैसा आप कह रहे हैं, कि हो रहा होगा। तो इसके अंदर जो है गांव की तरफ निश्चित तौर के ऊपर और तवज्जो देने की जरूरत है, जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी सरकारें इसको जरूर ध्यान देंगी। और 1,000 रुपया 3 महीने में तो कुछ भी नहीं है। ये इतना पैसा तो देने का और नहीं देने का कोई अंतर ही नहीं है। और जब तक ये सरकारें अपने अनाज के गोदामों को ढीला नहीं करेंगी,
अपनी जेब ढीली नहीं करेंगी, लोगों तक सीधे के सीधे, और गरीब खास तौर पे, चाहे शहर में शहरी गरीब या गांव के अंदर रूरल पुअर ग्रामीण गरीब के लोग हैं, जब तक उन तक सीधा पैसा और अनाज और खाद्यान्न नहीं पहुंचेगा, आगे आने वाला समय हमारा बहुत ही भयावह होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम रोज बार बार इस चीज को रोज किसी ना किसी तरीके से कह रहे हैं कि सीधे सीधे गरीब लोगों तक खाना और पैसा सीधे सरकार पहुंचाए। भूल जाए बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे उनकी मदद होनी है या नहीं होनी है, सीधे सीधे इस वक्त हमारे जो गरीब हैं, शहर में रहने वाले गरीब हैं, गांव में रहने वाले गरीब हैं, वहां तक पहुंचे, तभी जाकर के आगे का कुछ समय ठीक होगा, नहीं तो समय बहुत भयावह होने वाला है। सनमार्ग से मीनाक्षी पूछना चाहती है सवाल। मीनाक्षी सवाल पूछें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आरबीआई गवर्नर ने जो 50,000 करोड़ रुपीस का पैकेज घोषणा किया है और एनपीए को 30 जून तक को बढ़ाया है, लेकिन उसका असली इफेक्ट तो हमारे फिनांस में नहीं पड़ेगा। आम आदमी के जो लोन बोल रहा है ईएमआई को हम कम कर रहा है या कुछ बढ़ा रहा है, लेकिन वो ईएमआई जो है एक्चुअल में आपके मेन अकाउंट के साथ जो मेन अमाउंट के साथ जुड़ रहा है और उस अमाउंट के ऊपर, उस ईएमआई के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो दिस इज नॉट एक्चुअल बेनिफिट टू द कॉमन पीपल। आज जो आरबीआई की जो घोषणा है, इसका कोई मतलब नहीं है और बहुत ही एक तरीके से लोगों को निराशा इस घोषणा से हुई है। और लोगों के पास में जो है सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब काम धंधा ही नहीं है तो किस चीज का लोन लेंगे और कैसे आगे उसको पे करेंगे। तो इसके ऊपर हम एक अलग से इसके ऊपर रिएक्शन शाम को 5 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अलग से इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। लेकिन अभी हम इतना ही केवल कहना चाहेंगे कि इससे हम लोगों को बहुत निराशा मिली है और साथ साथ में जो है ये सरकार की तरफ से और कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इसको ठीक किया जा सके। इससे हमें निराशा मिली है, सरकार को आगे बढ़ करके और काम करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। विल गो बैक टू और सवाल हो विनीत तो इनवाइट करें। सामिया और पूछ सकती हूँ? सामिया जी सवाल पूछिए। और लोगों को मौका दे मीनाक्षी, बाद में आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। Hello, sir. This is Samya. I just wanted to ask you a question about the migrant workers once again, because we have been reporting extensively how the migrant workers are forced to take shelter under flyovers. And the intervening night between yesterday and today, sir, there have been migrant workers caught in trucks trying to carry out mass exodus. It also goes on to show that how little faith they have in the state and the central government to provide them with the basics of food and shelter is the reason why they are taking these resorts. Do you think it's been close to a month now and not enough has been done by the Delhi government also to take stock of the situation on ground when it comes to migrant workers and provide them with a due relief? Absolutely. Now the government is just indulging in itself in recognizing the migrant workers. Imagine the time when they should have come forward to already, they should have given something both in terms of monetary security and social security to these migrant workers. They are just in the process of identifying them. So what I am trying to say is stop identifying them just on the basis of occupation. Like street vendors, we know most of them, around 90% are migrant population. Auto rickshaw drivers are rag pickers. So almost all of them, they are the migrant workers. People living in slums, people living in unauthorized colonies. Most of the people in resettlement colonies, most of them they are migrant workers. So just stop identifying them. Go to these areas on the basis of their geographical locations, on the basis of their residence. We should start providing them with help. As in Chhattisgarh, they have given ration, 2 months of ration to 86% of the population. In states, in cities, big cities like Delhi, they should identify such population on the basis of their location, like all slums, all resettlement colonies, all unauthorized colonies, all unauthorized regularized colonies, all such places where we know that most of the people, more than 90% people are the migrant population. We should straight away go there and provide them with ration. All such people on the basis of their occupation, like street vendors, we've got list of street vendors.
monthly challans are cut by the municipal corporation for the street vendors. We've got list of our auto drivers, our rickshaw drivers. So why don't we straight away start providing money to such people so that they have confidence in the government that they are being taken care of? So no such thing is happening. It is just lip service being conducted both by the state government and central government, at least in Delhi, as we are seeing. So this is the reason why people are leaving the cities, because people, they don't have faith in the national government. They don't have faith in the state government. That is why people are leaving. So first of all, we have to instill faith in such people, and the faith could be instilled only by providing them with ration and providing them with cash, which is must. And stop just identifying them, go on the basis of their residential location, on the basis of their occupation, and start providing them with ration and monetary help. अगला सवाल जैनेंद्र है सर, एबीपी से। जैनेंद्र सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते सर। बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने मांग की है कि दिल्ली सरकार 75% सैलरी दे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का और फीस भी माफ की जाए। तो मैं एक बार वापस आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि कितने महीने की फीस माफ करने की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, कम से कम 3 महीने का तो होना चाहिए, जब तक के लॉकडाउन पीरियड है और जब तक के लोगों की दुकानें एक तरीके से काम धंधे बंद हैं और लोगों की नौकरियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही हैं लोगों के। तो आज जो है दिल्ली के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है, वो छोटे दुकानदार हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, या जिनको किराए की इनकम आती है, या जो कहीं पे काम करते हैं, इन सब लोगों के कोई बहुत ज्यादा पैसे इन सब लोगों के पास में नहीं पड़े हुए होते हैं कि ये सब के सब लोग जो हैं उसको आगे और इस्तेमाल कर सके। तो कमाते हैं और साथ में खर्च करते हैं। तो ये सभी के सभी लोग, चाहे सैलरीड क्लास हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, छोटे बिजनेसेस वाले हो, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वाले हो, इन सब लोगों के लिए जरूरी है कि इनको स्कूल की फीस से कम राहत दी जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा, ये स्कूल की फीस एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इन सब लोगों के सर पे खड़ा है। अगला सवाल है सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी, सर अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ पूछिए। सर नमस्कार, मैं बंगाल के संबाद प्रतिदिन न्यूज़पेपर से सोमनाथ बोल रहा हूँ। सर मेरा ये आपसे सवाल है कि आपने जो अभी बोले हैं, अपील किया है कि छत्तीसगढ़ में मॉडल के तरह दिल्ली में भी 2 महीने का राशन गरीब लोगों को मुफ्त में बांटा जाए। तो आपका ये अपील क्या सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आप अपील करेंगे पूरा देश में भी ऐसा मॉडल करे? वो नहीं, देखिए, स्टेट्स जो है वो राशन देती है और सेंटर स्टेट्स को देती है। तो हमने दिल्ली गवर्नमेंट से अपील किया और सेंटर से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर जब तक के अपने गोडाउन्स, एफसीआई के गोडाउन्स नहीं खोलेगा, भंडार नहीं खोलेगा, जब तक कि स्टेट्स को कहाँ से मिलेगा? स्टेट्स भी जो है अल्टीमेटली डिपेंडेंट रहती है सेंटर के पास में। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को करना होगा। चूंकि डिलीवरी स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट साथ के अंदर सेंटर जो देती है उसके अलावा वो खुद प्रोक्योर करके लोगों को बांटती है। तो जब हम छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल में जो है स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंटर एक लिमिट तक, जैसे दिल्ली को जितना मिलता है उतना ही छत्तीसगढ़ को उसी रेशियो में, प्रोपोर्शन में मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसके अलावा खुद प्रोक्योर करके लोगों को बांटती है। तो उसी तरीके से दिल्ली सरकार, अगर केंद्र सरकार देती है ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार प्रोक्योर करने के लिए भी अलाउ करती है। दिल्ली के पास में पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो खरीदे और उसको गरीब लोगों में बांटे, जो सरकार का काम है। थैंक यू सर, थैंक यू। विनीत, संजीव जी और सवाल हैं फ्लोर पे? हो गए हैं सवाल सब। नहीं, आप कोई सवाल? हाँ, हेलो विनीत जी। जी। हाँ, कौन? अब्दुल बारी? हाँ जी पूछ सकता हूँ। आपके बगैर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकता। हाँ जरूर पूछ लो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपने जो कुछ भी बताया, इट मींस दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द केजरीवाल गवर्नमेंट इन टैकलिंग दिस कोविड-19। यही हो रही है ना बात सर? बिल्कुल, जो है ऐसा है कि एज एन ऑपोजिशन इट इज आवर ड्यूटी टू कॉशन गवर्नमेंट वेयरएवर वी फील
that they are lacking in preparation, lacking in their work. So first of all, I had pointed out that as far as the PPE for the healthcare workers are concerned, the government was very slow to act. And as late as 4th April, the Chief Minister ordered to find out the requirement of PPE. And 55 people who are the healthcare workers, they have been contracted with this dreaded disease. So nowhere in the country such a large number of healthcare workers have been contracted with this disease. It is only in Delhi. So it is a lack of Delhi government's effort in this that such thing has happened. And obviously on other things also, like the schools today, they have allowed the schools to charge 1 month's fees from the students. Why should the students? Why should the parents be paying fees to for their children? Why shouldn't it be free? And the state government should be paying 75% of the wages for the private schools. Similarly, I have given 10 points wherein I have asked the state government to intervene, and I am going to take it up. Okay, बारी साहब देर से जुड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले अगर जुड़े होते तो सर ने कहा था कि ये सुझाव हैं उनके, मैंने भी कहा था कि ये सकारात्मक नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर। 10 पॉइंट्स दिया था सर उन्होंने, मैं देर से नहीं जुड़ा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे ख्याल से सारे सवालों का जवाब आपने दिया है, सभी संतुष्ट हैं सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं संदीप, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जी सर, कि इसमें जो ये 10 पॉइंट्स हैं, इसमें हम जो है नेट पे पिटीशन के फॉर्म में हम, अगर ये सरकार, दिल्ली सरकार नहीं करती, तो पिटीशन के फॉर्म में हम दिल्ली सरकार से ये मांग करेंगे, और केजरीवाल को हम लोग जो है petition.org से हम लोग उनसे मांग करेंगे कि ये इसको पूरा किया जाए। जी सर, एक सवाल, हाँ संदीप वर्तमान से हैं, आप भी पूछें संदीप। हाँ नमस्कार माकन जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। सोनिया जी और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अपील किया है कि बाहर अगर निकलना चाहे, अगर बहुत जरूरत है तो निकलने के समय मास्क, गामछा या चुन्नी लगा के निकलिए। लेकिन आज ही सुबह सुबह मेरे आंखों के सामने देखा कि पुलिस ने जो मास्क लगा के निकले हैं, जो सामान खरीदने, जो सब्जी खरीदने निकलने हैं, उसको भी गाड़ी से, मतलब बस से उठा के लेके जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इज सो हाइपर? देखिए, इस टाइम के ऊपर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो है सबके सब लोग जो है अपने एक्सट्रीम्स में काम करते हैं। हम जो है लोगों को भी यही प्रार्थना करेंगे कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकले, और पुलिस को भी हम ये कहेंगे कि वो अपना जो है नॉर्मल समय नहीं है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा और कंपैशनेट पुलिस को भी होना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ में जरूरी। हाँ, वो सामान खरीदने गए थे, मतलब ये तो जो सामान खरीदने गए और मास्क नहीं पहना, तो नहीं, मास्क पहन के गया था, मेरे सामने हुआ है। मास्क पहना है तो उसको उतारना नहीं चाहिए, मास्क पहन करके ही सबको बाहर जाना चाहिए, ये तो सरकार का भी कहना है। और अगर मास्क पहनने पे पुलिस ने आपत्ति करा है तो ये गलत। हाँ, मेरे सामने ही हुआ है। ये गलत है, अगर मास्क पहनने पे आपत्ति किया है तो गलत। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम सब जो जुड़ने के लिए, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।